दुनिया के वजूद में आने से पहले जब हगोरोमो और हामुरा ओत्सुत्सुकी ने अपनी माँ कागुया को सील कर दिया था, तब उन्होंने आने वाले भविष्य के लिए एक ऐसी शक्ति को जन्म देने का फैसला किया जो दुनिया का संतुलन बनाए रख सके। हामुरा चांद की रखवाली के लिए चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने और हगोरोमो ने अपनी पूरी चक्र ऊर्जा को मिलाकर एक नए जीवन की नींव रखी। यह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा शरीर था जिसे ओत्सुत्सुकी देवताओं की शक्ति को संभालने के लिए बनाया गया था। लगभग 50 साल बाद जब हगोरोमो के दोनों बेटे इंद्र और अशुरा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, उन्होंने भी अपनी विशाल चक्र ऊर्जा को इसी अनछुए जीवन में समाहित कर दिया। इस दिव्य जीव का नाम नारुतो रखा गया। नारुतो को सदियों तक एक गहरे ध्यान की अवस्था में रखा गया ताकि वह समय आने पर ही जाग सके। लगभग 900 साल बीत गए और कोनोहा पर नाइन टेल्स फॉक्स के हमले से करीब 100 साल पहले नारुतो ने अपनी आंखें खोली। वह देखने में पूरी तरह इंसान जैसा था, लेकिन उसकी रगों में बहने वाला चक्र किसी भी साधारण निंजा की समझ से परे था। कोनोहा की स्थापना से पहले का वह दौर बेहद खौफनाक था। नारुतो अकेले घने जंगलों में रहता था। उसे नहीं पता था कि सभ्यता क्या होती है या समाज कैसे चलता है। वह केवल अपने जीवित रहने की आदतों पर निर्भर था। शिकार करना और प्रकृति के बीच रहना ही उसकी दुनिया थी। इसी दौरान भटकते हुए वह उस जगह पहुंचा जहां हाशिरामा सेंजू और मदारा उचिहा अपने सपनों का गांव बसा रहे थे। जब ये तीनों मिले तो इनकी ताकत और जुनून ने इन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। नारुतो, हाशिरामा और मदारा पक्के दोस्त बन गए। हालांकि दुनिया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नारुतो के भीतर छिपी शक्ति उन दोनों से कहीं ज्यादा थी। जब मदारा उचिहा ने गांव छोड़ दिया, तब हाशिरामा अकेले पड़ गए थे। ऐसे समय में नारुतो उनका सबसे भरोसेमंद सलाहकार और दाहिना हाथ बना। नारुतो की बुद्धिमानी इतनी गहरी थी कि उसकी तुलना नारा और यामानाका जैसे बड़े कबीलों के दिमाग से की जाने लगी। हाशिरामा के साथ रहते हुए नारुतो ने वुड स्टाइल जुत्सु में महारत हासिल की, जो किसी भी अन्य निंजा के लिए नामुमकिन था। नारुतो की असली भूमिका परछाइयों में थी। उसने अनबू ब्लैक की कमान संभाली और गुप्त रूप से गांव की सुरक्षा करने लगा। वह एक शैडो होकागे की तरह था, जिसके बारे में गांव के आम लोग कुछ नहीं जानते थे। लेकिन नारुतो के साथ एक अजीब बात थी, उसकी उम्र थम सी गई थी। वह हमेशा एक 12 से 15 साल के लड़के जैसा ही दिखता था। उसकी इस लंबी उम्र और गुप्त कर्तव्यों के कारण उसका मेलजोल सिर्फ हाशिरामा, मीतो और सेंजू परिवार तक ही सीमित था। हाशिरामा ने नारुतो को अपना दत्तक पुत्र मान लिया था। अपनी असल उम्र में बड़ा होने के बावजूद नारुतो ने हाशिरामा को पिता का दर्जा दिया और उन्हीं के घर में एक बेटे की तरह रहने लगा। हाशिरामा के गुजर जाने के बाद नारुतो की जिम्मेदारी टोबिरामा सेंजू के कंधों पर आ गई। नारुतो अब टोबिरामा के साथ रहने लगा। टोबिरामा का उचिहा कबीले के प्रति कड़ा रवैया अक्सर तनाव पैदा करता था, लेकिन नारुतो हमेशा एक शांति दूत की तरह काम करता। वह अपनी समझदारी से टोबिरामा को समझाता और गांव को गृह युद्ध की आग में जलने से बचाता रहा। एक शुद्ध ओत्सुत्सुकी होने के नाते नारुतो के पास प्योर ब्याकुगन था, जिसकी शक्ति ह्यूगा कबीले के ब्याकुगन से कहीं अधिक थी। वह मीलों दूर हर हलचल को साफ देख सकता था। इसके साथ ही उसके पास 3 तोमोए वाला शेरिंगन भी था। लेकिन जब नारुतो को हाशिरामा की मृत्यु का गहरा सदमा लगा तो उसकी आंखों में एक भयानक बदलाव आया। उसने पहली बार मांकेक्यो शेरिंगन को जागृत किया। साधारण उचिहा के विपरीत नारुतो का ओत्सुत्सुकी शरीर इस बोझ को सहने के काबिल था, इसलिए उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। वह बिना किसी के आंखें लिए ही इटर्नल मांकेक्यो शेरिंगन का मालिक बन गया। उसके पास अपनी आंखों पर इतना गजब का नियंत्रण था कि वह एक आंख में ब्याकुगन और दूसरी में शेरिंगन एक साथ इस्तेमाल कर सकता था, या फिर उन्हें सामान्य आंखों की तरह दिखा सकता था। जैसे जैसे समय बीता, टोबिरामा ने युवा हिरुजेन सारुतोबी को तीसरे होकागे के रूप में तैयार करना शुरू किया। नारुतो अभी भी अंधेरे में रहकर एक घातक हत्यारे और रक्षक की तरह गांव की रक्षा कर रहा था। सिर्फ गांव के बड़े बुजुर्ग और ऊंचे रैंक के जोनिन्स ही उसके अस्तित्व को जानते थे। फिर वह काली घड़ी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। नारुतो ने देखा कि हिरुजेन और उनकी टीम एक मिशन से वापस लौटे हैं, लेकिन उनके साथ उनके गुरु टोबिरामा नहीं थे। हिरुजेन के चेहरे पर छाई उदासी और हार को देखकर नारुतो का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि टोबिरामा युद्ध में शहीद हो चुके हैं। मरने से पहले टोबिरामा ने हिरुजेन को तीसरा होकागे घोषित कर दिया था। इस फैसले से दांजो खुश नहीं था। उसने अनबू के समानांतर अपनी खुद की एक संस्था द फाउंडेशन बनानी शुरू कर दी। नारुतो को इन सब गतिविधियों का पता था, लेकिन उसने उस वक्त हस्तक्षेप करना सही नहीं समझा। टोबिरामा की मौत ने नारुतो को गहरे सदमे और डिप्रेशन में डाल दिया। उसे खुद पर गुस्सा आ
पा रहा था कि वह अपने भाई और पिता समान टोबिरामा को बचाने के लिए वहाँ मौजूद क्यों नहीं था। यह दुख धीरे धीरे एक भयंकर क्रोध में बदल गया। इसी मानसिक तनाव और बेतहाशा चक्र के दबाव के कारण नारुतो का मांकेक्यो शेरिंगन पागलों की तरह घूमने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों का रंग भूरा बैंगनी हो गया और वे रिनेगन में तब्दील हो गई। लेकिन यह विकास यही नहीं रुका। उस चक्र की लहरों के बीच आंखों में तोमोए के निशान उभरने लगे। नारुतो ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली दो जुत्सु रिने शेरिंगन को जागृत कर लिया था। यह शक्ति इतनी विशाल थी कि खुद नारुतो का शरीर भी उस पल उस दबाव को सह नहीं पाया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब वह एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसकी बराबरी करना पूरी शिनोबी दुनिया के लिए नामुमकिन था। सालों बीतते गए और नारुतो अपनी उम्र को थामे हुए कोनोहा की परछाइयों में रहकर गांव की हिफाजत करता रहा। इस दौरान उसकी दोस्ती मिनाटो नामिकाज़रे से बहुत गहरी हो गई थी। मिनाटो नारुतो की असली पहचान और उसकी ताकत से वाकिफ था, इसलिए वह उसे बड़े भाई की तरह सम्मान देता था। फिर वह खौफनाक रात आई जब नाइन टेल्स फॉक्स यानी कुरामा ने अचानक कोनोहा पर हमला कर दिया। तबाही चारों तरफ फैली थी और मिनाटो अपनी पत्नी कुशिना और गांव को बचाने के लिए रीपर डेथ सील का इस्तेमाल करने ही वाला था। मिनाटो जानता था कि इस जुत्सु का मतलब अपनी जान की कुर्बानी देना है। ठीक उसी पल नारुतो वहाँ किसी साये की तरह प्रकट हुआ। उसने मिनाटो को हाथ पकड़कर रोका और अपनी आंखों में रिनेगन को सक्रिय कर लिया। नारुतो ने अपनी आंखों की दिव्य शक्ति से कुरामा को एक ही पल में सम्मोहित कर दिया। जहाँ पूरी शिनोबी सेना कुरामा को रोकने में नाकाम थी, वहीं नारुतो ने अपने रिनेगन के जरिए उसके विशाल चक्र को सोखना शुरू कर दिया। उसने कुरामा का लगभग पूरा चक्र अपने शरीर के भीतर सील कर लिया। उसने सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कुशिना के पास छोड़ दिया ताकि वह जीवित रह सके। मिनाटो और कुशिना अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि नारुतो ने इतनी बड़ी मुसीबत को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। नारुतो के भीतर जाने के बाद कुरामा को भी एक अलग एहसास हुआ, क्योंकि नारुतो के पास हगोरोमो और हामुरा का पवित्र चक्र था। इसलिए कुरामा को वह सील किसी जेल जैसी नहीं बल्कि एक सुकून भरी जगह जैसी लगी। धीरे धीरे कुरामा का गुस्सा शांत होने लगा और उसने नारुतो से बात करना शुरू कर दिया। वे दोनों कैदी और जेलर की तरह नहीं बल्कि पुराने साथियों की तरह रहने लगे। इसी दौरान नारुतो ने अनबू में अपनी सक्रियता बढ़ाई और इताची उचिहा और शिसुई उचिहा के साथ मिलकर एक ऐसी टीम बनाई जिसे कोनोहा के इतिहास की सबसे बेहतरीन तिकड़ी माना जाने लगा। गांव में शांति तो थी, लेकिन नारुतो के मन में कुछ नया चल रहा था। उसने तय किया कि वह नई पीढ़ी के बच्चों को करीब से देखेगा और उन्हें सही रास्ता दिखाएगा। इसके लिए उसने अपनी पहचान छिपाकर निंजा एकेडमी में दाखिला लेने का फैसला किया। सासुके, हिनाता और शिकामारू जैसे बच्चों के बीच वह एक साधारण छात्र बनकर रहने लगा। इरुका सेंसेई और बाकी छात्र उसे बस एक आम लड़का समझते थे। एकेडमी में एक दिन किबा इनुजुका अपनी आदत के मुताबिक सासुके पर चिल्ला रहा था और काफी बदतमीजी कर रहा था। नारुतो को यह शोर पसंद नहीं आया। उसने पलक झपकते ही एक मिली सेकेंड के लिए अपने ब्याकुगन का इस्तेमाल किया और किबा के एक खास चक्र पॉइंट पर प्रहार किया। किबा को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ और वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। वहाँ मौजूद चुनिन इंस्ट्रक्टर्स यह देखकर दंग रह गए कि एक साधारण दिखने वाले छात्र ने इतनी सटीकता और रफ्तार से हमला कैसे किया। हालांकि पास ही मौजूद हिरुजेन और मिनाटो ने ऊपर से हैरानी जताने का नाटक किया ताकि नारुतो का राज सुरक्षित रहे। उस समय नारुतो का हुलिया इंद्र ओत्सुत्सुकी जैसा लगने लगा था। जब वह अनबू की ड्यूटी पर होता तो तोमोए के निशान वाले कपड़े पहनता और एकेडमी में काले रंग के साधारण निंजा लिबास में रहता। नारुतो के पास शिसुई जैसी एक छोटी तलवार थी और वह बिजली, आग और हवा के चक्र तत्वों पर गजब का नियंत्रण रखता था। सच तो यह था कि मिनाटो को रसेंगन बनाने में मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि नारुतो ही था। वह पहले ही रसें, शुरिकेन जैसी एडवांस तकनीकें बना चुका था। इन सब शक्तियों के बावजूद नारुतो एक नॉर्मल बचपन जीना चाहता था। एक शाम जब सासुके ने उसे अपने घर डिनर पर बुलाया तो वहाँ एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। सासुके के पिता फुगाकू उचिहा जैसे ही कमरे में आए, उन्होंने नारुतो को देखते ही सम्मान में झुकने की कोशिश की क्योंकि वह उसकी असली हैसियत जानते थे। नारुतो ने तुरंत फुगाकू के कान में फुसफुसाकर उन्हें रुकने को कहा ताकि सासुके को कुछ शक न हो। इताची और शिसुई भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन वे नारुतो के साथ दोस्तों जैसा बर्ताव कर रहे थे, जिससे सासुके को लगा कि नारुतो शायद उनके काम में कोई साथी होगा। डिनर के बाद फुगाकू और बाकी बड़े लोगों ने नारुतो से पूछा कि वह आखिर एकेडमी में क्यों वक्त बिता रहा है। नारुतो ने शांति से जवाब दिया कि वह आने वाली पीढ़ी की नींव को मजबूत
मजबूत करना चाहता है। उसके लिए एकेडमी की हिस्ट्री क्लास बड़ी दिलचस्प होती थी। जब टीचर क्लास में हाशिरामा और मदारा के इतिहास के बारे में पढ़ाते तो नारुतो को हंसी आ जाती, क्योंकि वह इतिहास उसकी अपनी आंखों के सामने घटित हुआ था। वह उन कहानियों का खुद एक हिस्सा था जिन्हें बच्चे आज किताबों में पढ़ रहे थे। 4 साल देखते देखते बीत गए और ग्रेजुएशन का समय आ गया। फाइनल एग्जाम में नारुतो ने उम्मीद के मुताबिक बेहतरीन प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा नंबरों के साथ पास हुआ। उसके साथ सासुके और मिनाटो की बेटी सारुई ने भी अपनी निंजा पहचान हासिल की। अब नारुतो एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं बल्कि उन बच्चों के साथ था जिन्हें वह कोनोहा का भविष्य मानता था। निंजा एकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद कोनोहा की राजनीति और टीम बनाने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस बार की टीम 7 पहले जैसी नहीं थी। साकुरा हारुनो की जगह इस टीम में मिनाटो और कुशिना की बेटी सारुई नामिकाजे को शामिल किया गया था। सारुई के बाल लाल और पीले रंग के अनूठे मिश्रण जैसे थे जो उसके माता पिता की विरासत को दर्शाते थे। जहाँ बाकी लड़कियाँ सासुके उचिहा के पीछे पागल रहती थीं, वहीं सारुई का झुकाव किसी और की तरफ था। वह उस रहस्यमयी अनबु निंजा को पसंद करती थी जो मिनाटो के कहने पर उसे गुप्त रूप से ट्रेनिंग देता था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अनबु मेंटर और उसका क्लासमेट नारुतो असल में एक ही इंसान है। गांव के बड़ों और चौथी होकागे मिनाटो ने एक नई योजना बनाई जिसे 6 मैन एंड टीम इनिशिएटिव कहा गया। उनका मानना था कि 3 की जगह 6 सदस्यों वाली टीम ज्यादा सुरक्षित और मिशनों में ज्यादा कामयाब रहेगी। इस विशेष टीम 7 को क्लान लीडर टीम का नाम दिया गया क्योंकि इसमें कोनोहा के सबसे प्रतिष्ठित कबीलों के वारिस शामिल थे। इस टीम में सासुके उचिहा, हिनाता hyuga, इनो यामानाका, शिकामारु नारा, चौजी अकिमिची और सारुई को रखा गया। नारुतो ओत्सुत्सुकी को 13वें सदस्य के तौर पर संतुलन बनाए रखने के लिए इस टीम के साथ जोड़ा गया। हैरानी की बात तो तब हुई जब इस टीम के लिए एक नहीं बल्कि 3 उस्ताद यानी सेंसई नियुक्त किए गए। वे कोई साधारण जोनिन नहीं बल्कि कोनोहा के सबसे खतरनाक और काबिल निंजा थे। इताची उचिहा, शिसुई उचिहा और काकाशी हताके। जैसे ही इन तीनों ने अपनी टीम को छत पर मिलने का आदेश दिया, सभी छात्र सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन नारुतो पलक झपकते ही वहां पहले से मौजूद था। उसकी यह रफ्तार देखकर काकाशी हताके के पसीने छूट गए। काकाशी मन ही मन सोच रहा था कि नारुतो वाकई एक खतरा है, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने बड़े बड़े जोनिन और गांव के एल्डर्स भी झुकते हैं। काकाशी को अच्छी तरह पता था कि नारुतो सिर्फ नाम के लिए छात्र है, असल में वह उन तीनों सेंसई से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर और अनुभवी है। छत पर पहुंचने के बाद तीनों सेंसई ने टीम को अपनी कार्य प्रणाली समझाई। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर इस 6 सदस्यीय टीम को 3-3 के 2 छोटे समूहों में बांटा जा सकता है। नारुतो को एक विशेष भूमिका दी गई थी। वह एक एक्स्ट्रा सेंसई और सुपरवाइजर की तरह काम करेगा जो किसी भी ग्रुप की मदद के लिए तैयार रहेगा। इसके बाद परिचय का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले इताची उचिहा आगे आया। उसने बहुत ही शांत और विनम्र लहजे में अपना परिचय दिया। इताची ने बताया कि वह एक पूर्व अनबु सदस्य है जिसे खाना पकाना और अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत पसंद है। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह कितना घातक योद्धा है। उसके बाद शिसुई उचिहा ने कदम आगे बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए इताची की बातों को दोहराया और कहा कि वह इस नई पीढ़ी को निंजा कला सिखाने के लिए बहुत उत्साहित है। शिसुई की ऊर्जा और उसका मिलनसार स्वभाव टीम के बाकी बच्चों को पसंद आया। आखिर में काकाशी हताके की बारी आई। उसने अपनी एक आंख बंद करके बेहद सुस्त आवाज में कहा कि वह यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मिनाटो ने उससे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी। उसका परिचय छोटा और सीधा था जिससे उसकी रहस्यमयी शख्सियत और गहरी हो गई। अब छात्रों की बारी थी। सारुई नामिकाजे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ चिल्लाकर कहा, मेरा लक्ष्य कोनोहा की पहली और सबसे ताकतवर महिला होकागे बनना है। उसकी आंखों में अपने पिता जैसा जुनून साफ दिखाई दे रहा था। हिनाता hyuga ने धीमे स्वर में लेकिन दृढ़ता के साथ कहा कि वह सबके साथ मिलकर काम करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए बहुत उत्सुक है। सासुके उचिहा का परिचय हमेशा की तरह गंभीर था। उसने अपनी मुट्ठियां खींचते हुए ऐलान किया कि उसका एकमात्र लक्ष्य सबसे ताकतवर जेनिन बनना और अपने भाई इताची की बराबरी करना या शायद उससे भी आगे निकलना है। सासुके को यह नहीं पता था कि उसका असली मुकाबला इताची से नहीं बल्कि उसी के बगल में खड़े नारुतो से होने वाला है। जब नारुतो की बारी आई तो उसने बहुत ही सादगी से अपना नाम बताया, नारुतो ओत्सुत्सुकी। उसने बस इतना ही कहा कि वह सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। उसके बोलने के अंदाज में एक ऐसा ठहराव था जो सदियों के अनुभव
अनुभव से आता है। इनो, शिकामारु और चोजी ने भी अपने अपने कबीले के लक्ष्यों और अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताया। इनो को अपनी खूबसूरती और निंजा कला पर गर्व था। शिकामारु को यह सब थोड़ा सिरदर्द लग रहा था, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार था। और चोजी ने खाने के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करते हुए दोस्ती निभाने का वादा किया। छत पर खड़ी यह टीम 7 अब केवल एक टीम नहीं थी, बल्कि कोनोहा के इतिहास की सबसे शक्तिशाली इकाई बनने की राह पर थी। 3 महान उस्तादों और एक जीवित देवता यानी नारुतो के मार्गदर्शन में इन बच्चों का सफर अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला था जहां दुनिया के बड़े बड़े दुश्मन भी कांप उठेंगे। नारुतो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था कि इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है, लेकिन इस बार वह अंत को बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ था जब काकाशी हताके ने अपनी जेब से 6 चमकती हुई घंटियां निकाली। यह टीम 7 के लिए आखिरी और सबसे बड़ी परीक्षा थी। नारुतो के लिए यह सब नया नहीं था, क्योंकि सालों पहले इस बेल टेस्ट के विचार को हकीकत में बदलने में उसने ही मदद की थी। काकाशी ने साफ किया कि हर उस्ताद के पास 2 घंटियां होंगी और जो बच्चा घंटी नहीं ले पाएगा उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। नारुतो जानता था कि यह परीक्षा सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, बाकी बच्चे जोश में हमला करने के लिए भागे, लेकिन नारुतो शांति से एक पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह चाहता तो एक पल में सारी घंटियां छीन सकता था, लेकिन उसका मकसद इन नए बच्चों के बीच टीम वर्क और तालमेल को परखना था। जब शुरुआत में सासुके और बाकी सब नाकाम रहे, तब शिकामारु ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई। उसने सबको रुकने का इशारा किया और एक सुरक्षित जगह पर जाकर योजना बनाने को कहा। नारुतो दूर से सब कुछ देख रहा था। उसने मन में तय किया कि वह अगले 5 मिनट तक इस खेल में शामिल नहीं होगा। वह चाहता था कि ये जेनिन खुद अपनी मुश्किलों का हल निकाले। उधर शिकामारु और इन्होंने मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया। उन्होंने तीनों सेंसेई को एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर अलग करने की कोशिश की। उनका पहला निशाना बने इताची उचिहा। इताची ने बहुत ही नरमी दिखाई। उसने बच्चों पर कोई खौफनाक जुत्सु इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने अपनी चालें इतनी सधी हुई रखी कि बच्चों को पसीना आ गया। काफी कोशिशों के बाद भी जब बच्चे घंटियां नहीं ले पाए, तब नारुतो ने शिसुई उचिहा के पास जाकर धीरे से बात की। शिसुई ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि अगले 10 मिनट में ये बच्चे सफल हो जाएंगे। तभी नारुतो ने दबे पांव जाकर बच्चों को एक छोटा सा इशारा दिया। उसने उन्हें समझाया कि वे एक साथ काम करके पहले ही इस परीक्षा को पास कर चुके हैं। सच तो यह था कि नारुतो को इचिराकु रामेन पर मिलने वाले डिस्काउंट की जल्दी थी, इसलिए वह इस खेल को और लंबा नहीं खींचना चाहता था। उसने दिखावे के लिए कुछ शूरिकेन और कुनाई हवा में फेंके और अंत में सेंसेई ने सभी को पास घोषित कर दिया। इस बड़ी टीम को टीम 7 का नाम दिया गया ताकि हाशिरामा, हिरुजेन और मिनाटो जैसे महान योद्धाओं की विरासत कायम रहे। अगले 2 हफ्तों में टीम 7 ने करीब 300 डी रैंक मिशन पूरे किए। नारुतो की रफ्तार ऐसी थी कि उसने अकेले ही 100 से ज्यादा काम चुटकियों में खत्म कर दिए। बच्चों की काबिलियत को देखते हुए मिनाटो ने उन्हें पहला बड़ा मिशन सौंपा। उन्हें लैंड ऑन ऑफ वेव्स एक पुल बनाने वाले ताजुना की हिफाजत करनी थी। यह एक सी रैंक मिशन था, लेकिन खतरा कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला था। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, रास्ते में 2 खतरनाक हमलावरों डेमन ब्रदर्स ने उन पर घात लगाकर हमला किया। उस पल नारुतो के अंदर का पुराना अनबू योद्धा जाग गया। इससे पहले कि काकाशी या बाकी बच्चे कुछ समझ पाते, नारुतो ने अपनी कुनाई से उन दोनों हमलावरों के हाथ और पैर इस तरह काट दिए कि वे वहीं ढेर हो गए। नारुतो नहीं चाहता था कि कोमल उम्र के ये बच्चे ऐसा खौफनाक नजारा देखें। उसने तुरंत अपनी आंखों की शक्ति से एक गेंजुत्सु फैलाया। उसने उन हमलावरों को ठीक किया ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और बच्चों के दिमाग में यह बात डाल दी कि उन दुश्मनों को काकाशी ने ही हराया है। वे आगे बढ़े ही थे कि तभी कोहरे के बीच से झाबूझा मोमोची अपनी विशाल तलवार के साथ प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाकर फेंकी। जहां बाकी बच्चे डर के मारे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे, वहीं नारुतो ने निडर होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने उस भारी तलवार को सिर्फ एक हाथ से हवा में ही दबोच लिया। नारुतो की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके हाथों के दबाव से वह विशाल तलवार मिट्टी के खिलौने की तरह टूट गई। झाबूझा की आंखों में पहली बार खौफ दिखाई दिया। नारुतो की नजरें यही नहीं रुकी। उसने तुरंत महसूस कर लिया कि पास के पेड़ों में कोई और भी छिपा है। उसने अपनी दिव्य शक्ति के दबाव से हाकू को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। नारुतो ने बहुत ही शांत अंदाज में यह बात साफ कर दी कि वह हाकू की असलियत जानता है। उसे पता था कि हाकू एक लड़का है और वह किसी भी तरह की फालतू की बातों में नहीं पड़ा। मैदान पूरी तरह तैयार था और अब
अब नारुतो की असली ताकत पूरी दुनिया के सामने आने वाली थी। कोहरे से भरी उस सुबह में माहौल अचानक बहुत भारी हो गया। जाबूजा और काकाशी हताके अपने वाटर स्टाइल जुत्सु की तैयारी में ही थे कि तभी एक पल में सब कुछ बदल गया। नारुतो उजुमाकी अपनी जगह से ऐसे गायब हुआ जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि शिसुई, इताची और काकाशी जैसे माहिर योद्धा भी उसे देख नहीं पाए। अगले ही पल नारुतो सीधे हाकू के पीछे खड़ा था और उसकी गर्दन पर एक तेज धार वाला कुनाई टिका हुआ था। नारुतो ने हाकू को एक बंधक की तरह पकड़ लिया था। मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जाबूजा की आंखों में साफ तौर पर डर देखा जा सकता था, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई बच्चा इतनी रफ्तार से हमला कर सकता है। नारुतो की इस चाल ने पूरी लड़ाई को एक ही झटके में रोक दिया। जाबूजा के पास अब बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इताची और शिसुई ने तुरंत बीच बचाव किया और नारुतो को हाकू को मारने से रोका। एक समझौता हुआ कि जाबूजा और हाकू अपना हमला रोक देंगे और बदले में उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। इस बार नारुतो ने टीम के बच्चों की यादों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। पूरी टीम साथ, खास तौर पर लड़कियां, नारुतो की इस भयानक ताकत को देखकर पूरी तरह सहम गई थीं। सासुके और बाकी सब अब नारुतो को एक साधारण छात्र के बजाय एक रहस्यमयी शक्ति के रूप में देख रहे थे। ताजुना के घर पहुंचने के बाद भी यह डर कम नहीं हुआ। ओत्सुत्सुकी शरीर होने की वजह से नारुतो को इंसानों की तरह नींद की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसे साल में मुश्किल से एक बार सोने की जरूरत होती थी। वह पूरी रात जागता रहा और इताची उचिहा के साथ गांव के भविष्य को लेकर गहरी बातें करता रहा। अगले 8 दिनों तक टीम को 2 समूहों में बांटकर कड़ी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन नारुतो ने न तो किसी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और न ही पुल बनाने में कोई मदद की। वह बस एक खाली साए की तरह चुपचाप समुद्र के किनारे बैठा रहता, जैसे वह इस दुनिया से बहुत दूर किसी और सोच में खोया हो। काकाशी और बाकी सबको लगा कि शायद वह किसी गहरे सदमे में है, लेकिन असल में नारुतो की रूह सदियों पुरानी यादों को फिर से देख रही थी। मिशन के आखिरी दिन जब पुल का काम पूरा होने ही वाला था, गातो अपने 100 भाड़े के सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसका इरादा सबको खत्म करने का था। नारुतो, इताची, सासुके और सारुई दुश्मन के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। जैसे ही गातो ने हमला करने को कहा, नारुतो के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई। वह इतनी तेजी से हिला कि उसका शरीर कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। पलक झपकते ही गातो के आधे सैनिकों के पैरों की नसें कट चुकी थीं और वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। नारुतो ने बिना किसी की जान लिए पूरी सेना को एक ही पल में हरा दिया। गातो अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी नाव की तरफ भागा, लेकिन नारुतो उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। बिना कोई इशारा किए और बिना किसी हाथ के साइन के नारुतो ने समुद्र में 2 विशाल लहरें पैदा की। वे लहरें किसी पहाड़ की तरह उठी और गातो की नाव को निगल गईं। गातो का अंत समुद्र की गहराई में हो गया। लड़ाई खत्म होने के बाद नारुतो ने एक अनोखी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने उन सैनिकों पर सोते समय एक खास गेंजुत्सु चलाया, जिससे उनके मन में अच्छे विचार आए और वे बुरा रास्ता छोड़ दें। ताजुना और वहाँ के लोगों ने इस पुल का नाम नारुतो ब्रिज रखा, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस रक्षक को याद रखें। वापस कोनोहा लौटने से पहले नारुतो ने जाबूजा और हाकू को एक प्रस्ताव दिया। उसने उन्हें कोनोहा आने का न्योता दिया, ताकि वे अपनी निंजा कला का इस्तेमाल गाँव की भलाई के लिए कर सकें। काकाशी को इस बात पर थोड़ा शक था, लेकिन नारुतो ने बहुत विश्वास के साथ कहा कि ये दोनों अब कोनोहा के वफादार साथी बनेंगे। इस तरह टीम 7 एक बहुत बड़े और मुश्किल मिशन को जीतकर अपने घर की ओर चल पड़ी। लैंड ऑन ऑफ वेव्स के मिशन के बाद कोनोहा में एक बार फिर से गहमा गहमी बढ़ गई थी। नारुतो और उसकी अनबू टीम पिछले काफी समय से एक रहस्यमयी संगठन अकात्सुकी पर नजर रख रहे थे। नारुतो को इस बात का एहसास था कि अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। हालांकि उसे अभी तक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं थी कि 9 टेल्स के हमले के पीछे ओबिटो उचिहा का हाथ था। इसी बीच कोनोहा में चुनिन एग्जाम्स की घोषणा कर दी गई। चूंकि इस बार की टीम 7 में 7 सदस्य थे, इसलिए नियमों के मुताबिक उन्हें 3-3 के 2 समूहों में बांट दिया गया। लेकिन नारुतो के लिए नियम अलग थे। मिनाटो और गांव के बुजुर्गों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि नारुतो इन परीक्षाओं में हिस्सा नहीं लेगा। उसकी ताकत पहले ही होकागे स्तर की थी और वह अनबू का लीडर भी था। ऐसे में उसका जेनिन के साथ मुकाबला करना बेमानी था। दिलचस्प बात यह थी कि ओरोचिमारू, जो अक्सर ऐसी परीक्षाओं के दौरान अपनी साजिशें रचता था, इस बार बिल्कुल शांत था। वह नारुतो की ओत्सुत्सुकी शक्तियों से इतना डरा हुआ था कि उसने कोनोहा के खिलाफ कोई भी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। परीक्षा से पहले का 1 महीना ट्रेनिंग के नाम रहा। सासुके ने अपने भाई इताची के साथ मिलकर शेरिंगन की बारीकियों को सीखा, जबकि हिनाता को शिसुई उचिहा ने ट्रेनिंग दी। शिसुई ने हिनाता को पारंपरिक ह्यूगा स्टाइल से हटकर
अपनी रफ्तार और सटीकता बढ़ाने के गुर सिखाए। जब फाइनल मुकाबला शुरू हुआ तो सासुके अपने मैच के लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही सासुके और गारा की लड़ाई चरम पर पहुंची, गारा के भीतर छिपा वन टेल यानी शुकाकू बेकाबू होने लगा। पूरा अरीना खौफ में था। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और नारुतो सीधे मैदान के बीचों बीच टेलीपोर्ट होकर प्रकट हुआ। उसने अपनी आंखों के दबाव से एक ही पल में गारा और शुकाकू दोनों की ऊर्जा को दबा दिया। नारुतो के भीतर मौजूद कुरामा इस हलचल पर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन नारुतो ने अपने चक्र से उसे तुरंत शांत कर दिया। नारुतो का वहाँ होना ही इस बात का सबूत था कि अब खेल बदल चुका है। अभी गारा का मामला शांत ही हुआ था कि अचानक पूरा कोनोहा धमाकों की आवाज से गूंज उठा। आकाश से सफेद चिड़ियां गिर रही थीं, जो असल में देईदारा के बम थे। देईदारा ने गांव पर हमला कर दिया था। नारुतो ने पलक झपकते ही अपनी इंद्रियों से पूरे गांव का मुआयना किया और हताहतों का अंदाजा लगाया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह अकात्सुकी का सीधा हमला है। नारुतो ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे आसमान में पेन याहिको के सामने जाकर खड़ा हो गया। पेन की आंखों में रिनेगन देखकर नारुतो को याद आया कि यह कभी जिराइया का छात्र हुआ करता था। नारुतो ने हवा में ही हजारों शैडो क्लोन तैयार किए और उन्हें पूरे गांव में फैला दिया ताकि वे आम नागरिकों की रक्षा कर सकें। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने तुरंत भांप लिया कि इन 6 शरीर 6 पार्ट्स ऑफ पेन को कोई दूर बैठा शख्स नागातो कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ देईदारा को नारुतो के क्लोनों ने चारों तरफ से घेर लिया था। इताची और शिसुई ने मौके का फायदा उठाते हुए देईदारा को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब मैदान साफ था और नारुतो का मुकाबला सीधे पेन के 6 शरीरों से था। शिसुई ने मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन नारुतो ने उसे रोक दिया। नारुतो के लिए यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि 80 साल की तपस्या और तैयारी का नतीजा था। उसने साफ कह दिया कि यह उसका निजी मिशन है। आसमान बिजली की कड़क और चक्र के धमाकों से भर गया। कोनोहा के लोग अपनी छतों से देख रहे थे कि कैसे देवताओं के बीच युद्ध होता है। नारुतो का ऋणे शेरिंगन पूरी तरह सक्रिय हो चुका था और उसकी हर हरकत से प्रकृति का संतुलन हिल रहा था। वह पेन के हर हमले को बेअसर कर रहा था, मानो वह भविष्य को पहले से ही देख रहा हो। यह कोनोहा के इतिहास की सबसे बड़ी जंग थी, जहां एक तरफ दुनिया को बदलने का दावा करने वाला पेन था और दूसरी तरफ वह रक्षक जिसने सदियों से इस पल का इंतजार किया था। कोनोहा के आसमान में बिजली की कड़क और चक्र का दबाव इतना बढ़ गया था कि आम शिनोबी के लिए वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। नारुतो और पेन के बीच का यह युद्ध मानवीय कल्पना से परे था। नारुतो ने अपनी आंखों को पूरी तरह सक्रिय कर लिया था। एक आंख में प्योर ब्याकुगन की चमक थी तो दूसरी में 9 तोमोए वाला ऋणे शेरिंगन धधक रहा था। पेन के 6 पार्ट्स ने एक साथ हमला किया, लेकिन नारुतो की गति और सटीकता के सामने उनके सारे पैंतरे नाकाम साबित हुए। नारुतो ने अपनी उंगलियों के एक मामूली इशारे से अमातेरासु की काली लपटें छोड़ी, जिन्होंने देखते ही देखते पेन के सबसे शक्तिशाली शरीरों को भस्म करना शुरू कर दिया। नारुतो ने न केवल रिनेगन की शक्तियों को बेअसर किया, बल्कि अपनी ओत्सुत्सुकी विरासत का इस्तेमाल करते हुए प्रकृति की ऊर्जा को मुट्ठी में कर लिया। कुछ ही मिनटों में खुद को भगवान कहने वाला पेन घुटनों पर था। तभी अचानक कोनोहा की सीमाओं पर अकात्सुकी के बाकी सदस्य भी पहुंच गए। सासोरी ने अपनी कठपुतलियों का पिटारा खोलना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वह एक भी धागा हिला पाता, नारुतो एक परछाई की तरह उसके पीछे प्रकट हुआ और एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। उसी दौरान किसामे होशिगाकी अपनी विशाल समेहाड़ा तलवार लेकर आगे बढ़ा। नारुतो ने उसकी ओर देखा और बड़े ही ठंडे लहजे में उसे शार्क ड्यूड कहकर पुकारा। हालांकि किसामे का चक्र किसी टेल बीस्ट से कम नहीं था, लेकिन नारुतो के सामने वह एक मामूली तालाब की मछली जैसा लग रहा था। अगले 1 घंटे तक नारुतो ने अकेले पूरी अकात्सुकी सेना से लोहा लिया। वह चाहता तो इस लड़ाई को चंद सेकंड में खत्म कर सकता था, लेकिन वह दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि वह कोई उतावला राक्षस नहीं, बल्कि एक शांत और धैर्यवान रक्षक है। उसने एक बार भी पसीना नहीं बहाया और चेहरे पर वही पुरानी शांति बनाए रखी। जब अकात्सुकी के पैर उखड़ने लगे तो नारुतो ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनके असली ठिकाने का पता लगा लिया। नारुतो सीधे उस गुप्त गुफा में जा पहुंचा, जहां नागातो, कोनान, ब्लैक जेत्सु और नकाबपोश ओबिटो छिपे थे। नारुतो ने वहां पहुंचते ही अपनी वुड स्टाइल का इस्तेमाल किया और अनगिनत लकड़ी के क्लोन तैयार कर दिए। उसने सबसे पहले ब्लैक जेत्सु को निशाना बनाया, क्योंकि वह जानता था कि यही वो बुराई है जिसने सदियों से इंद्र और असुरा को आपस में लड़ाया था। नारुतो ने जेत्सु को पकड़कर उसे अस्तित्व से ही मिटा दिया। ओबिटो ने कामुई का इस्तेमाल कर भागने की कोशिश की, लेकिन नारुतो का ऋणे शेरिंगन स्पेस टाइम को नियंत्रित कर सकता था। नारुतो ने अंतरिक्ष को ही मोड़ दिया और ओबिटो को जंजीरों में जकड़ लिया। कोनोहा के इतिहास का सब
सबसे बड़ा खतरा अब पूरी तरह शांत हो चुका था। इस महान युद्ध के 10 साल बाद कोनोहा पूरी तरह बदल चुका था। मिनाटो नामिकाजे के बाद सासुके उचिहा को 5वां होकागे चुना गया। सासुके ने अपनी पूरी मेहनत से गांव को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नारुतो आज भी वही 15 साल के लड़के जैसा दिखता था। उसने अपनी शैडो होकागे की भूमिका जारी रखी और अनबु का नेतृत्व करता रहा। हालांकि अब गांव में इतनी शांति थी कि उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। वह अक्सर अपनी बहन सारुई और पुराने दोस्तों के साथ समय बिताता। सारुई और पूर्व टीम 7 के बाकी सदस्य अब खुद बड़े निंजा बन चुके थे और अपनी अपनी जेनिन टीमों को निंजा कला सिखा रहे थे। अकात्सुकी के वे सदस्य जिन्होंने नारुतो की बात मान ली थी, उन्हें कुछ साल जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। किसामे अब गांव की सुरक्षा के लिए काम करता था। काकुजु को गांव के खजाने की जिम्मेदारी दी गई क्योंकि उसे पैसों से प्यार था और हिदान को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी गई, बशर्ते वह नारुतो के बनाए नियमों का उल्लंघन न करे। हाशिरामा और मदारा ने जिस शांति का सपना देखा था, नारुतो ने उसे अपनी शक्ति और समझदारी से सच कर दिखाया। सदियों तक चलने वाला नफरत का चक्र अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। इंद्र, अशुरा, हगोरोमो और हामुरा की मिली जुली विरासत अब एक नए सूरज की तरह कोनोहा पर चमक रही थी। नारुतो ओत्सुत्सुकी, जो देवताओं का अंश था, अब इंसानों के बीच एक किंवदंती बनकर रह रहा था।